variation important in the plant Rolfia हमें 8 रह गया। 8 हो गया। स्पीशीज डाइवर्सिटी और कैसे अलग है, हमने लास्ट में यही तो डिस्कस किया था कि स्पीशीज डाइवर्सिटी में हम देखते हैं कितनी वैरायटी है स्पीशीज की, और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में हम स्पीशीज वैरायटी देखते हैं बट विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर एरिया। मैम ओके मैम, बोलिए विवेक। आपका मैम स्क्रीन शेयरिंग ढंग से नहीं हो पा रहा, मेरी स्क्रीन पे वो पूरा ग्रीन दिखा रहा है। बाकी और किसी की स्क्रीन पे भी प्रॉब्लम आ रही है? नो मैम। मैम इसके अपडेट में प्रॉब्लम है आपके, इसमें प्रॉब्लम है? अरे वो अभी इसके ऐप बंदे के बंदा अपडेट में अपडेट करा प्रॉब्लम है। है मैम। यस मैम, तो अपडेट लगाते हैं ना तो मतलब अपीयरेंस एकदम अलग आती है, जूम करके दिखाता है जो कुछ आता है। मतलब मेरी साइड से नहीं है ना? नो मैम, आपकी साइड से नहीं है, अगले की साइड से ही है। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। अच्छा चलो ये सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जेनेटिक, व्हाई इज जेनेटिक वेरिएशन इंपॉर्टेंट इन प्लांट रोल्फिया वोमिटोरिया? तो इस पेड़ में जेनेटिक वेरिएशन कैसे इंपॉर्टेंट है बताइए। रेस्पिन जो केमिकल होता है उससे बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। रेस्पिरिन जो होता है केमिकल, रेस्पाइन केमिकल, एक्टिव केमिकल। बिल्कुल सही बात है। रेस्पिराइन केमिकल जो ये बनाता है, जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखता है, उसकी डिफरेंट कंसंट्रेशन के वो प्रोड्यूस करता है डिफरेंट कंसंट्रेशन में, वो वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा, रेड डाटा बुक क्या है? रिकॉर्ड ऑफ प्लांट रिकॉर्ड के द्वारा जो उसमें डाल की जाती है, डाली जाती है। रिकॉर्ड ऑफ endangered species maintained by IUCN. रिकॉर्ड ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन डेंजर। Red Data Book is a book having a record of the endangered species. Next is define gene pool. टोटल जीन्स एंड एलील्स ये तो मैम सेकंड चैप्टर का है ना मैम, ये जीन पूल एक्चुअली में आपको आता सेकंड है चैप्टर का है मैम ये। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में आता है जीन पूल। हेरिडिटी वाला जो चैप्टर जो आपका हट गया ना, हेरिडिटी नहीं सॉरी इवोल्यूशन है, वो तो 10th में है हेरिडिटी इवोल्यूशन। आपका तो खाली चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन, उसमें आता है जीन पूल। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल आता है, उसमें आता है जीन पूल। तो आप लोग सुनिए, जीन पूल क्या है? जीन पूल हमारा होता है एंटायर जीनोम जो है ना, एंटायर जीनोम में जितने भी जीन विन आ गए सब कुछ ले लिए, तो वो मिलगा के कहलाता है जीन पूल। ठीक है। फ्रूगीवोरस का क्या मतलब है? शाहिद बताएगा, और कोई नहीं बताएगा। शाहिद बताओ, फ्रूगीवोरस क्या होता है? नहीं पता। नहीं पता। दिनेश बताएगा। दिनेश है क्या ये या नहीं है? देख लूं मैं पहले। हाँ जी, दिनेश नहीं है। ठीक। तो मुझे बताए, धीरज ही बता दे। धीरज तेरा दोस्त नहीं है, तू बता उसकी जगह। धीरज, फ्रूगीवोरस क्या होता है? धीरज, आर यू लिसनिंग? भावना बताइए। धीरज, you are freezed. I think you are not present here. भावना बताइए। मैम नहीं पता ये वाला। अरे फ्रूगीवोरस ही तो है, ये वर्ड आ चुका है पहले, अभी दिनेश ने ज्वाइन किया। ये पक्का दिनेश को बुलाने गया। अरे रुको रुको रुको, दिनेश बताएगा। दिनेश कहाँ गया? प्रियंका बताएगी। इंटरनेशनल यूनिट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये प्रियंका की आवाज बदल दो। प्रियंका बताइए।
मैम क्या बताना है? IUCN बताना है। प्रियंका तो सुन नहीं रही है मेरी बात साथ साथ। नहीं मैम, फुल फॉर्म बतानी है। बिल्कुल। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। कुछ मिस्टेक नहीं कर दी आपने? ठीक है भावना, आप करेक्ट कर इसको। मैम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड और नेचुरल रिसोर्सेज। Yes, nature and natural resources. Next question number 14. Define the term endemism and bioprospecting. हाँ जी, ये bioprospecting रह गया। Endemism बताइए आप, bioprospecting फिर मैं बताऊंगी। मैम वो एरिया जिसमें मैम मैम बस ये मैम एंडेमिक नहीं मिलता, स्पीसीज हो। हर जगह नहीं मिलता। इनको पर्टिकुलर एरिया में मिलती है। फिर एक ही जगह वो स्पीशीज मिले पर्टिकुलर और एरिया बाकी में जगह या ना मिलता मिले। है। बस एक ही सारी जगह वो एंडेमिक स्पीसीज स्पीसीज हो। हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो एक ही जगह स्पीशीज जो पाई जाती है, एक पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीशीज पाई जाती है, उसको हम कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज या एंडेमिज्म कहते हैं। ठीक है। बायो प्रोस्पेक्टिंग जो है वो आपका होता है कि बायोलॉजी के अंदर ना हम लोग मतलब इसमें टेक्निक का आता है आपका। एक मिनट मैं आपको एग्जैक्टली बताना चाह रही हूँ। आपकी एनसीईआरटी में लाइंस दी हुई हैं। आई एम ट्राइंग टू फाइंड इट, जस्ट वेट अ मिनट। What is common to the species shown in figure A and B? दोनों स्पीशीज में क्या कॉमन लग रहा है आपको ए और बी में? ठीक से तो नहीं है ये जितनी भी दिख रही हो? वीड स्पीशीज। दूसरे वीड दिख रहे। दूसरे का क्या पता है यश? मैम इनवेसिव वीड स्पीसीज। हाँ, दोनों हमें वीड दिखाई दे रही है, तो ये इन्वेसिव वीड्स होंगे चैप्टर से रिलेटेड। अच्छा, मैम दूसरे का नेक्स्ट, तो व्हाट इज कॉमन टू द स्पीशीज शोन इन फिगर ए एंड बी? नेक्स्ट वाले में कीस्टोन वाले मुझे हैं ये। कीस्टोन। जैसे कीस्टोन। कीस्टोन एक समझ, स्पीशीज। एग्जांपल ऑफ कीस्टोन स्पीसीज। ये दूसरी वाली आपको समझ में आ रही है फिगर में क्या है? मुझे तो नहीं दिख रही। मुझे लग रहा है या तो तुम लोगों ने ना आंसर्स खोल रखे अपने अपने फोनों में एग्जाम्पलर के। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। मेरे मुझे को खुद भी नहीं को दिख रही। यस मैम नहीं दिख रहा। सब विजिबल है मैम ये। नहीं, ये बी फिगर में मुझे नजर नहीं आ रहा कि इन्होंने क्या दिखा रखा है, इसीलिए इसको क्या डिस्कस करें। ये बी फिगर दिख ही नहीं रही कि ये क्या है। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रही हूँ, ये फिगर विजिबल नहीं है ठीक से। चलो, आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी नहीं। शॉर्ट आंसर टाइप में देखिए। हाउ इज द प्रेजेंटली अकरिंग स्पीसीज एक्सटिंक्शन डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर मास एक्सटिंक्शन? अभी का स्पीसीज एक्सटिंक्शन में और पुराने स्पीसीज एक्सटिंक्शन में या मास एक्सटिंक्शन में क्या फर्क है? मैम पहले 1 से लेके 1 से लेके 100 तक स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती थी, और अब मैम 1000 तक हो जाती है मैम। यानी कि आपका कहना है एक तो रेट अब ज्यादा इंक्रीज हो गया है। ठीक है। और मैम पहले नेचुरल कोजेस होते थे मैम, बट मैम दिस टाइम में नहीं होते मैम इस समय। यस मैम। हाँ, पहले जो थी वो नेचुरल रीजंस की वजह से थी ना। यस अभी मैम। ह्यूमन की वजह से। अभी अब जो हो रही है, प्रोजेनिक है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले जो हो रही थी वो ह्यूमन की वजह से थी, पर अब जो नहीं सॉरी, पहले जो थी वो नेचुरल रीजन से थी, पर अब जो हो रही है वो ह्यूमन के रीजन से है। ठीक है, तो एक ये बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा, पहले का जो रेट था वो एक्सटिंक्शन का कम था, अभी रेट ऑफ एक्सटिंक्शन काफी इंक्रीज हो चुका है। पर मेन रीजन यही आएगा इसमें, एक ह्यूमन वाला और एक नेचुरल वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। Of the 4 major causes of loss of biodiversity, alien species, habitat loss, fragmentation, overexploit, co-extinction,
which according to you is the major cause of loss of biodiversity? ये आपका व्यू है तो इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है इन चारों में से एक सबसे बड़ा कारण क्या है? मैम फ्रेगमेंटेशन। एक्सप्लॉइटेशन एंड मैम हैबिटेट अमेज़न लॉस। फॉरेस्ट मैम सोयाबीन की मैम ग्रो करने के लिए 50% कट कर दिया। ठीक बात है। अच्छा, और कोई बोलिए, और कोई बोलना चाहता है कुछ और? हाँ जी, क्या लगता है आपको चारों में से कौन सा बड़ा कारण है? ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओवर मैम एक्सप्लॉइटेशन। हैबिटेट लॉस। मैम हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, हैबिटेट लॉस वाले। और बताइए, ओवर और कौन से एक्सप्लॉइटेशन भी तो होता है। जो ओवर ओवर एक्सप्लॉइट वाले एक्सप्लॉइटेशन कोई भी हो नहीं सकता है। करे, ओवर एक्सप्लॉइट क्यों लग रहा है ये बताइए। बताइए, ओवर एक्सप्लॉइटेशन आपको क्यों लग रहा है वो बताइए। जिन्होंने बोला है ओवर एक्सप्लॉइटेशन वो बताइए। मैम भाई क्योंकि जो अकॉर्डिंग, नीड है वो बोलो मैम बोलो। जो नीड है वो ग्रेड में चेंज हो गई है इसलिए। नहीं, वो वाली बात तो ठीक है, बट मुझे भी ये लगता है कि हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है डिस्टर्ब करने के लिए एज कम्पेयर टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन। आई थिंक सो। चलो, ये अपना रीजन हो सकता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, डिस्कस वन एग्जांपल बेस्ड ऑन योर डे टू डे ऑब्जर्वेशन शोइंग हाउ लॉस ऑफ वन डाइवर्स स्पीशीज may lead to extinction of another। हाँ जी, पहले तो ये बताइए ये कौन सा वाला एक्सप्लेन किया इन्होंने, एक स्पीशीज गायब हो रही है दूसरी भी गायब हो रही है, क्या मैम है को ये? एक्सटिंक्शन। मैम बिल्कुल को सही है। एक्सटिंक्शन। ठीक है, सही बात है, ये को एक्सटिंक्शन है। एग्जांपल दो। जैसे मैम लाइक एन पॉलिनेशन का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैम इंसेक्ट खत्म हो जाएंगे तो मैम पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही है, मोथ और यूका वाला हो गया। जैसे कि अगर मोथ गायब हो यूका का पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा और जो यूका है वो प्लांट एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ठीक बात है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इज इट नहीं, कौन सा क्वेश्चन है? A species area curve is drawn by plotting the number of species against area. How is it that when a very large area is considered, the slope is steeper than from very smaller area? याद करो, जब मैंने ये कराया था तो मैंने आपको दो ग्राफ बना के एक्सप्लेन भी किए थे। तो आपको कह रहे हैं बहुत बड़ा एरिया लेंगे तो जो स्लोप है वो स्टीपर होगा एज कंपेयर टू स्मॉल एरिया। मैं एक छोटे एरिया की बनाऊं, मैं कहूँ कि हमें पहले धारवाड़ा का एरिया लेना है फिर रेवाड़ी का एरिया लेना है, बस ये हमारा एरिया बढ़ा। इस एरिया का ग्राफ ले रहे हैं और एक मैं कह रही हूँ हम पहले रेवाड़ी का ले रहे हैं फिर हम पूरा धीरे धीरे पूरा हरियाणा कवर कर रहे हैं। तो जब मैं ज्यादा बड़ा एरिया ले रही हूँ जो हरियाणा वाला कंप्लीट एरिया तक मैं बढ़ी, तो यहाँ पर स्लोप स्टीपर है। छोटे एरिया को मैंने लिया तो स्लोप कम स्टीपर है, ऐसा क्यों? मैम क्योंकि लार्ज एरिया में रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं तो मैम कम हो जाएगा मैम बिल्कुल, कंपटीशन। लार्ज एरिया में रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं और रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं तो नंबर ऑफ डाइवर्सिटी भी ज्यादा पाई जाती है। जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी स्लोप उतना ही ज्यादा स्टीपर पाया जाएगा, है ना? वो आपको दो ग्राफ बना के बताई थी ना मैंने, एक ग्राफ जिसमें एरिया थोड़ा सा बढ़ता था और डाइवर्सिटी ज्यादा बढ़ जाती थी, उसके बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है, इज इट पॉसिबल दैट प्रोडक्टिविटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ अ नेचुरल कम्युनिटी रिमेन कांस्टेंट ओवर अ टाइम पीरियड से 100 ईयर? क्या पॉसिबल है कि प्रोडक्टिविटी और डाइवर्सिटी 100 साल करीब मान लो हमने ले लिए और हम कह रहे हैं कि कोई चेंज नहीं आया, स्टेबिलिटी डाइवर्सिटी भी उतनी है प्रोडक्टिविटी भी उतनी है? नहीं हो सकता। नो मैम। यस, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि नो। जरूरी नहीं है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज आए उतनी स्पीशीज मर भी जाए। हो सकता है ज्यादा लॉस हो जाए कम नई आए, या हो सकता है नई ज्यादा आ जाए लॉस कम हो, है ना? देयर मे बी अनदर रीजन। सिक्स्थ क्वेश्चन, देयर इज ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन देन इज टेम्परेट रीजन। अब ये क्वेश्चन ढंग का आया है, एक्सप्लेन, बताइए क्या कारण हो सकता है ट्रॉपिकल पे ज्यादा डाइवर्सिटी आने का? मैम मैम स्टेबल मैम एनवायरनमेंट होता है ट्रॉपिकल मैम, मोर सनलाइट होती है। मोर सनलाइट मैम इज ट्रॉपिकल अवेलेबल। एरिया इक्वेटर के नियर होते हैं और इसलिए उसमें लेस सीजनल चेंजेस होते हैं और
less seasonal changes are there, more resources are there, so less वेरिएशन नहीं होता मैम। ठीक है मैम रिसोर्सेज ज्यादा है इसलिए कंपटीशन नहीं होता। More solar energy is there. Why are the conventional method not suitable for the assessment of biodiversity of bacteria? बैक्टीरिया की बायोडाइवर्सिटी हम जिस तरीके से मेजर करते हैं, तो जो कन्वेंशनल मेथड है हमारा, जो यूजुअल मेथड है, वो ठीक क्यों नहीं है बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी को मेजर करने के लिए? मैम क्योंकि मैम मैम उसमें भी क्योंकि स्टडी करने की मुश्किल आए। क्या मुश्किल है ऋषभ, फिर से बोलो। मैम मुश्किलें आएंगी मैम। क्या मुश्किलें आएंगी? मैं स्टडी करने में मैम क्यों मॉर्फोलॉजिकली मुश्किल आएगी? ये तो पूछ रही हूँ, क्यों आएगी मुश्किल? मैम बैक्टीरिया को क्योंकि वो बैक्टीरिया मैम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वो ले सकते हैं मैम। हार्श कंडीशन पाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। एक तो पहली बात माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उनको स्टडी करना मुश्किल है। दूसरी बात, इनका जो नंबर है वो बहुत स्पीडली इंक्रीज होता है, ठीक है। तीसरी बात, इनके अंदर वेरिएशन बहुत जल्दी आती है, इसीलिए आप ओवरऑल स्टडी करके हटोगे भी नहीं, पहले वाले से और डिफरेंट डाइवर्सिटी बन जाएगी। आप लोगों को याद हो तो 6th चैप्टर में आपको बताया गया था कि इनका जेनेटिक मटेरियल ज्यादातर आरएनए होता है। आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होने की वजह से इनमें वेरिएशन बहुत ज्यादा आती है। आरएनए लेस स्टेबल होता है ना, तो वेरिएशंस आ जाती है इनमें ज्यादा। Question 8. What criteria should one use in categorizing a species as threatened? कब आप कहोगे कि कोई स्पीशीज थ्रेटन्ड है? थ्रेटन्ड क्या होती है, चलिए बताओ। थ्रेटन्ड वही होती है जो कि अगर उसके मैम आपने अभी नहीं दिया, वो एक तरीके से एंडेंजर टाइप, कि अगर आपने उसको फुल ध्यान नहीं दिया, फुल रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल तक उसको रिप्रोड्यूस करने नहीं दिया, तो वो बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ऐसी स्पीशीज को कहते हैं थ्रेटन्ड। थ्रेटन्ड मतलब खतरा ही होता है एक तरीके से, जिसपे खतरा है। बताओ कब किसको कहोगे खतरे में? किसी स्पीशीज को थ्रेटन्ड स्पीशीज कब कहोगे? तो मैम मैम जब वो एक्सटिंक्ट जब हम और हैबिटेट लॉस होगा, एक्सटिंक्ट होने वाले हो। होने वाली हो। मैम जब जब उनका नंबर डिक्रीज कर जाएगा। जिसका जब उसका नंबर बहुत डिक्रीज होने लगे, जब ऐसे बहुत सारे एरियाज में जहां वो पाई जाती है, उसका उसकी जो स्पीशीज रिचनेस है वो बहुत कम हो गई हो एज कंपेयर टू अदर स्पीशीज, ठीक है। डेथ रेट उसका बढ़ गया हो और बर्थ रेट उसका घट गया हो। ओके, वैसे ये सारे क्वेश्चंस आपके वैसे हैं, इनमें से क्वेश्चंस आएंगे नहीं पेपर में, मुश्किल है इस तरीके के क्वेश्चंस का आना। What could be the possible explanation for greater vulnerability of amphibians to extinction as compared to animal group? कहते हैं एनिमल के कंपेयर में एम्फीबियंस के एक्सटिंक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं, ऐसा क्यों? एक तो मैम ओवर एक्सप्लॉइटेशन। एम्फीबियंस का ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ऐसा कहना चाहते हैं? हैबिटेट लॉस, हैबिटेट मैम चेंज होता है। देखो मैम भाई, पॉल्यूशन। एम्फीबियंस वो होते हैं जो लैंड पर, उनको पानी चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, है कि नहीं? उन्हीं को कहते हैं एम्फीबियन, जैसे कि फ्रॉग। तो पहला रीजन तो ये है कि बहुत कम अब वाटर एरियाज बचे हैं, वाटर के एरियाज खत्म कर दिए ना, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं पॉन्ड एरियाज, यानी कि हैबिटेट लॉस उनका बहुत ज्यादा हो रहा है। तो सबसे बड़ा रीजन उनके लिए वही है, हैबिटेट लॉस। एंड इन द एब्सेंस ऑफ वाटर वो हो नहीं सकते, रह नहीं सकते, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डू साइंटिस्ट एक्सट्रापोलेट द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ? ये क्वेश्चन आ चुका है एनसीईआरटी क्वेश्चन भी, कि साइंटिस्ट ने कैसे देखते हैं कि धरती पर टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है, कैसा देखा होगा उन्होंने? आपको बताया गया था साइंटिस्ट कंपेयर क्या होगा मैम? किसी ट्रॉपिकल एरिया पे, मान लो इंसेक्ट है तो इंसेक्ट की काउंटिंग की होगी ट्रॉपिकल एरिया पे, ठीक है। उसके बाद उसको टेम्परेट एरिया पर भी देखा होगा, अलग अलग एरिया पे एक स्पीशीज की स्टडी की होगी, उसने देख लिया होगा कितना फर्क मिल रहा है, बाकी सबको एवरेज उसके अकॉर्डिंगली मान लिया होगा किसी एक जगह स्टडी करके,
बाकी जगह सोच लिया होगा कि यहाँ का इतना परसेंट ही पाई जाती है, तो उस हिसाब से उसको इमेजिनरी मान लिया होगा और टोटल स्पीशीज काउंट कर ली गई होंगी। समझ गए? जैसे इंसेक्ट तो हर जगह गिन लिए, ट्रॉपिकल पे, टेम्परेट पे, पोलर पे, सब जगह गिन लिए। बाकी कुछ और गिनना है तो मान लो ट्रॉपिकल पे गिन लिए या टेम्परेट पे गिन लिए। ट्रॉपिकल का अपने आप अंदाजा लगा लिया कि भाई टेम्परेट पे इतने, तो ट्रॉपिकल पे करीब इतने तो होंगे ही होंगे, है ना, पोलर पे करीब इतने तो होंगे। तो ये एक अप्रॉक्स आइडिया से चलाते हैं। फिर नेक्स्ट है ह्यूमन बेनिफिट फ्रॉम डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, गिव 2 एग्जांपल। बताइए भाई ह्यूमन को क्या फायदा है डाइवर्सिटी मेडिसिनल होने से? पर्पस, फूड मिलता है, मैं मेडिसिन्स और फूड मिलते हैं, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है वो। थोड़ा कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड में भी हेल्प करता 3 पॉइंट्स लिखना, नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, है ना, ये बेनिफिट है ना ह्यूमन के। तो नैरोली वाले फायदे लिख सकते हो और आप ब्रॉडली वाले फायदे लिख सकते हो इसके अंदर। नेक्स्ट लिस्ट एनी 2 मेजर कॉजेस अदर देन एंथ्रोपोजेनिक कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन के अलावा को क्या कारण होता है? एक्सटिंक्शंस, मैम कोई नेचुरल ग्लेशिएशन, वोल्केनिक स्टॉर्म्स। ठीक है, नेचुरल रीजन कैन बी देयर एंड को एक्सटिंक्शन कैन बी देयर, बिल्कुल ठीक है। एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती है? मैम जो खतरे में होती है। मैम जो खतरे में होती है। जिनके लॉस होने का खतरा है, जिनके एक्सटिंक्ट होने का डर है। आप एक एंडेंजर्ड प्लांट की स्पीशीज और एंडेंजर्ड एनिमल की स्पीशीज बताइए। ऑर्चिड, एंडेंजर्ड एनिमल तो बता ही सकते हैं। लेपर्ड, ठीक है, लेपर्ड, ओके। और एंडेंजर्ड प्लांट पता है आपको कोई? ऑर्चिड। ऑर्चिड प्लांट, बिल्कुल सही। चलो ठीक है। व्हाट आर मैम इनके सैक्रेड ग्रुप? साइंटिफिक नेम लिखने होंगे। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। व्हाट आर सैक्रेड ग्रुप? सैक्रेड ग्रुप क्या होता है? मैम सेक्रेड ग्रुप जो वो मैम होता है ना फॉरेस्ट जो These वगैरह are के the forest that is around the रिलीजियस। place of worship. बिल्कुल ठीक है। वर्शिप के एरिया के आसपास जो फॉरेस्ट पैचेस होते हैं उनको सैक्रेड ग्रुप्स कहते हैं। और रोल इनका यही है कि इसकी वजह से बहुत सारी डाइवर्सिटी हमारी बच जाती है। चलो ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चंस बचे हैं हमारे, लॉन्ग वाले भी बचे हैं अभी, और 3 हमारे वेरी शॉर्ट के, ये शॉर्ट के बचे हैं। तो 9 क्वेश्चन ये, 3 क्वेश्चन ये, और एक बायो प्रोस्पेक्टिंग। ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कल, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम भी हो गया है। और